हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद और आज हम लोग मैट्रिक के जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बिहार बोर्ड परीक्षा के साथ साथ स्टेट और सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग आज समझेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा समझ लें कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जीव, जिसको जीने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट करने के लिए वो कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरते हैं और जिन सारे स्टेप्स से होकर गुजरते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को हम जैव प्रक्रम के अंदर समझते हैं। या ऐसे कहें कि कोई भी अभिक्रियाएं होती है जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है, उससे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, वे सारी अभिक्रियाएं या प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो अनुरक्षण कहने का मतलब है कि रख रखाव करना। क्या करना? रख रखाव करना। किसी चीज़ का रख रखाव करना। तो किसी चीज़ का हम लोग रख रखाव कैसे करते हैं? जैसा कि हम लोग एक इंसान है, तो इंसान खाना पीना खाता है, अपना बॉडी का रख रखाव करता है। तो ये और इस खाने पीने के साथ साथ हमारा बॉडी में और भी सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना है। या अगर कहें कि पेड़ पौधे की बात ले लें तो पेड़ पौधे में भी क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, इन्हीं सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है। और इसके अलावा अगला डेफिनेशन लिखा है, ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत को बाहर से जीवों से में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। क्या होता है कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का निर्माण हमारे बॉडी में होता है, लेकिन ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह कहीं बाहर से आता है। तो वो जो ऊर्जा होता है उसको स्थानांतरण के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, उसके लिए क्या है, कोई प्रक्रम होना चाहिए। इसी प्रक्रम को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जैव प्रक्रम के कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसा कि पहला स्टेप है हम लोग पोषण, क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषण में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड को खाते हैं। दूसरा क्या समझ सकते हैं, श्वसन। दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं श्वसन। तीसरा प्रोसेस होता है वहन और चौथा प्रोसेस होता है उत्सर्जन। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, श्वसन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो श्वसन के बारे में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहले पोषण क्या है, पोषण के बारे में समझ लें। पोषण के बारे में जैसा कि लिखा है कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने को प्रक्रम को पोषण कहते हैं। मतलब ऊर्जा के स्रोत क्या है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल में कुछ ना कुछ होगा, वो ऊर्जा का स्रोत है। रोटी है, रोटी भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ही ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और इसको जो खाने का जो प्रक्रम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, श्वसन। श्वसन क्या है कि जो हमारे शरीर में जो भी फूड हम लिए, हम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाए, रोटी खाए, तो अब ये है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, ब्रेक डाउन होकर के ऊर्जा का निर्माण करेगा। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन कहेंगे। कि जो चीज़ भी फूड हम खाए वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, टूटेगा, टूट करके ऊर्जा का निर्माण करेगा। वो ऊर्जा किस फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी के फॉर्म में वो ऊर्जा का निर्माण करता है। इस ऊर्जा का निर्माण के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हम लोग कहाँ से पूर्ति करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं और हमारे फेफड़ों से हमारे दिल में जाता है और दिल से हमारे चारों तरफ फैलती है क्या, ऑक्सीजन। और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिस कोशिकाओं में, उस कोशिकाओं में क्या होता है, ये टूट करके क्या बनाता है, ये टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। अब वहाँ बात आती है कि ये चीज़ें क्या हुई, श्वसन तो हो गई। अब बात आती है वहन क्या होगा। वहन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन क्या, अब जो ऊर्जा बनी, ऊर्जा का निर्माण हुआ, तब ये ऊर्जा का निर्माण होने के लिए अब है कि ब्लड की आवश्यकता होती है। आखिर टूटता कहाँ पे है, कोई भी चीज़ ब्लड में टूटता है या फिर जो कोशिकाएं होती उसमें टूटती है। तो जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, दिल से हमारे चारों तरफ हमारा ब्लड का
ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वहन की प्रक्रिया, ठीक है। अब अगला है उत्सर्जन। अब जैसा कि हमने कुछ खाया और कुछ चीज़ें हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल हो गई, तो अब जो चीज़ें हमारे अपच हो गई, हमारे शरीर में उसका आवश्यकताएं नहीं है, तो वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाती। उसी प्रोसेस को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी होते हैं, है ना। मतलब हम लोग क्या खाएं, हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन के स्रोत वाला और ऑक्सीजन के स्रोत वाला कुछ चीज़ लिए, ठीक है, कुछ खाए, और क्या हुआ, कुछ चीज़ के उपोत्पाद बना, मतलब जिसका हम लोग को क्या है कि हमारे शरीर में ऐसा प्रोडक्ट बना जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। अगर उपयोग नहीं है तो क्या होगा, हमारे शरीर की से क्या होता है, हानिकारक हो सकता है, इसलिए वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं उपोत्पाद जो बाहर निकलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि हम लोग सिंपली होते हैं, हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन अपशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, मतलब क्या, बहुत ही ज़रूरी है इस उपोत्पाद को बाहर निकालने का, ठीक है, बहुत ही आवश्यक होता है शरीर को बाहर। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग पोषण समझते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण क्या है, हमारे शरीर में क्रीम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। या ऊर्जा स्रोत तथा पदार्थ में जो हम खाते हैं वो भोजन है। सिंपल, यहाँ जो चीज़ें लिखी उसको अगर हम सिंपल में समझाएं तो हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए, हमें मोटाई के लिए, हमें मजबूत होने के लिए हमें कोई चीज़ें की आवश्यकताएं होती। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं या फिर हम चलते फिरते हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या है, किसी न किसी फूड की आवश्यकता होती है, किसी न किसी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होगा, हमारा वृद्धि और विकास होगा, ठीक है। और ठीक, अब ये है कि हम कुछ फूड खाएंगे जिसका कुछ स्रोत होंगे। जैसे स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग क्या पेड़ पौधे को खाते हैं या फिर किसी जानवर की मांस मछली भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, हमारा एक ऊर्जा का स्रोत है। और इन्हीं चीज़ों को मुझे लेना या इंटेक करना, खाना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है, सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना। जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकताएं समान होती है, ठीक है। जो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ का भी प्राप्त करते हैं। ये याद समझें कि जो हम लोग कुछ खाते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो पदार्थ बहुत कम्प्लेक्स फूड होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम्प्लेक्स फूड होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में मतलब मुंह से खाने के बाद उसको हमको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है, तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और ये टूट करके नए पदार्थ का अलग, मतलब उसके इस सिंपल पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, कई सारा ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, प्रोटीन टूट जाते हैं अमीनो अम्ल में, किसमें, अमीनो अम्ल में प्लस अमीनो अम्ल। तो कई अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग वसा की बात करें, अगर हम कोई प्रोटीन मतलब वसा लेते हैं, वसा टूट जाता है वसा अम्ल में, क्या, फैटी एसिड या वसा अम्ल बोलते हैं, वसा अम्ल प्लस वसा अम्ल, ठीक है। अब इन पदार्थों को तोड़ने के लिए, जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटा, और वसा अम्ल में टूटा, तो इन पदार्थों को तोड़ने के लिए हमको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम का, है ना। यहाँ जैसे लिखा, एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है कि जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना, जीव जटिल पदार्थ खाते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर का ये है कि हमारा शरीर कभी भी जो जटिल पदार्थ है उसको डायरेक्ट नहीं लेगा, डायरेक्ट हमारे जटिल पदार्थ नहीं लेगा, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। हम हमारे अगर पेट तक चले जाएंगे तो क्या करेंगे, पेट से हमको क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब तक कि वो पचेगा नहीं, जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग
कि तब तक हम लोग हमारा एनर्जी नहीं मिल सकता है। जैसे कि सिंपली एक नाम सुने हो ना, यूनिजाइम, इंजाइम, जाइम नाम के तरह आता है। तो ये इंजाइम क्या करता है, हम लोग जब अनपच हो जाता है, खाना नहीं पचता है, तो हम लोग इंजाइम ले लेते हैं। इंजाइम हमारे क्या करता है, जो डॉक्टर क्या कहते हैं, इंजाइम्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं। इंजाइम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा खाना अनपच हो गया, हमारा पचा नहीं किसी वजह से, तो इंजाइम देते हैं और वहाँ तब खाना पचता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा पदार्थ को सरल बना देता है। ठीक है, ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, इसे प्राप्त करने के लिए जीव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। वही सिंपल जो मैंने बताया कि क्या होता है, एंजाइम्स कहते हैं उसे हम। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ जैसे मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, वसा को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होगा। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हम लोग को एमाइलेज नामक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम है, एंजाइम, इसको लिख लेंगे एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब बात आती है कि पोषण अगर है तो पोषण कितने तरह के होते हैं, कि हम लोग कौन कौन से पोषण ले सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि क्या पोषण हम लोग कहीं बाहर से लेते हैं या फिर कोई और जीव खुद से पोषण को तैयार करते हैं। पोषण तो कहीं से न कहीं से तैयार होना है ना, कहीं से न कहीं से आना, ऐसा नहीं ना डायरेक्ट कहीं से आ गया। तो पोषण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में कहते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और परपोषी पोषण उसे कहते हैं वो पोषण जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण किसी दूसरे जीवों पर रह करके या आश्रित होकर के करते हैं, उसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के बारे में से लिखा है, क्या लिखा है, स्वपोषी पोषण कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह बात अब समझने की बात है कि कार्बन और ऊर्जा की जो ऊर्जा निकलती है, उन चीज़ों के लिए हमको प्रकाश की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज होती है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा मतलब जो सब चीज़ का जो स्रोत है ऊर्जा का, वो क्या है, सूर्य ही है। अगर सूर्य ना होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के बारे में आप लोग सुने, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, सूर्य जो पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, पत्ती में एक लवक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है, ये लवक में होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। सूर्य का प्रकाश जो है उसको क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, क्या करती है, सूर्य का प्रकाश को लेती है। और अगर सूर्य का प्रकाश को लेती है, इस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, और उसके साथ साथ जल और खनिज लवण भी आता है। कहाँ से आता है, जल तथा खनिज लवण कहाँ से निकलता है, जल खनिज लवण पेड़ पौधे ज़मीन से निकालते हैं, लेते हैं, जड़ों की सहायता से लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं जल को तोड़ने का काम करते हैं। जल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होते हैं। इस H2O को अलग अलग करते हैं, और जो भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तोड़ने का काम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ करके ये इन सब चीज़ों से मिला करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है कि यह उपोत्पाद के रूप में, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में यहाँ पर क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये कहाँ से होता है? जल टूट कर ऑक्सीजन बाहर भेजता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो कहाँ से आया? कभी भी कोई पूछे कि जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे को कहाँ से प्राप्त होती है? जो जल टूटता है, जो H2O टूटता है, वो H2O में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखें जो नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है? वे पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में मिल जाते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की सहायता करते हैं। और ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जब ग्लूकोज बनेगा, कई सारा ग्लूकोज बनेगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। कितना ग्लूकोज बनाएगा? दो ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, कई सारा ग्लूकोज बनाएगा, तो फाइनली ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जैसा कि यहाँ लिखा है, किसका? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की सहायता करते हैं। अब है भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब जो बात आती है कि भोजन से जो ऊर्जा बनती है ना, जो हमारे शरीर में क्या होता है, हम अगर मान ली खाए, कुछ आलू खाए या फिर चावल खाए, रोटी खाए, तो उससे अब है कि ऊर्जा निकला। अब जो ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाती है, उस ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग? अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन में जा करके कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारे स्टोर के फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा शरीर या मनुष्य किस फॉर्म में अपना ऊर्जा को संरक्षित रखता है? तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में संरक्षित रखता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में संरक्षित रखता है। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे अपने फूड को, अपने भोज्य पदार्थ को किस फॉर्म में संरक्षित रखते हैं? तो हम लोग बोलते हैं स्टार्च। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में संरक्षित रखता है। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या एक बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और कार्बोहाइड्रेट कई तरह से टूट करके कई तरह का पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? C6H12, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, 12 का पानी के, 12H2O, 12 का पानी का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश मिल करके क्या ग्लूकोज का निर्माण किया। उसके साथ साथ क्या होगा? 6 को ऑक्सीजन निकला, साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है यही चला आता है कहाँ? वातावरण में। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब अगला है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं क्या है? वो घटनाएं जैसे क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसे कि मैंने बताया, क्या करेगा? जो क्लोरोफिल होगा पत्तियों में जो क्लोरोफिल होगा उसको क्या करेगा? जो पत्ती है, पत्ती में क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल को क्या करे? क्लोरोफिल क्या करेगा? जो सनलाइट आ रही है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। क्लोरोफिल का काम क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश की किरण को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। और दूसरा क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये समझ लो, तो वही जो मैंने बताया कि ये जो आएगा वो सनलाइट उसको एब्जॉर्ब करेगा, और उसके साथ साथ जो जल होंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उसको अपघटन करके कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा करके क्या करेंगे? हमको एक क्या चीज़ का निर्माण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। क्या चीज़ का निर्माण होगा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट जैसे बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ये पौधों के पत्तियों में पूरे जगह अलग अलग भाग में पहुँचने लगेंगे। ठीक है,
और जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग को भी हम लोग कुछ खाते हैं तो आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं तो बोलते हैं कि आलू में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है, स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगला है लिखा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे पत्तियां हैं ना, पत्तियों में क्या होंगे, जब उसको हम लोग जूम करके देखें एक कोशिका होंगे, ठीक है, क्या होगी, कोशिका होंगी। और कोशिका में क्या होंगे, कोशिका में कई सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगा, डॉटेड दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, कोशिका है, कोशिकाओं में केंद्रक होंगे, केंद्रक के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होंगे जिसमें क्या क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ये चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें कि इसके बाद क्या होता है, तो इतनी बात के लिए नोट्स आप अपने नोट्स बुक में तैयार कर सकते हैं। आगे क्या है, अभी सेम उसी का डायग्राम को समझाया गया है कि क्या है, ये पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है, ये लीफ है, लीफ का ये समझाया गया मध्य शिरा है, ये पर्णपटल है, जो भी है। और यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम क्या करता है, वहन का काम करते हैं, संवहन का काम करते हैं। जाइलम फूड को नहीं, वाटर को कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ बनता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हम पत्तियों का अनुप्रस्थ काट और उसकी अगर संरचना को देखें तो हमको दिखने को मिलेगा, जो पत्ती होती है, पत्ती को जो मान ले बाहरी ऐसे लेयर हम समझ लेते हैं, ठीक है। जो बाहरी लेयर होगी उसमें एक मोटी परत होती है। क्या मोटी परत होती है कि वो स्ट्रेस से, धूप गर्मी से बचे, और उसी में क्या होती है, रंध्र होती है, इसी में क्या होती है, रंध्र होती है, ठीक है। और उसमें अलग अलग, और इसके इनमें क्या होती है, अलग अलग तरह की कोशिकाएं लगी होती है। और इसी यहाँ जो रंध्र होगी, इसी से क्या होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहाँ जैसे है, यहाँ ये रंध्र का बारे में बताया। और इसी कोशिकाओं में क्या होंगी, हरित लवक होंगी। क्या होंगी, हरित लवक होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और इसके बीच में हो सकता है स्पेस भी होता है, जैसे क्या बताया कि स्पेस है बीच में, ठीक है। और ये जो बाहरी पटल होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल बोलते हैं इसलिए कि ये क्यों होता है, पत्ते को मजबूती प्रदान करके रखता है। और उसके बाद जो अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल, मेसोफिल नामक कोशिकाएं होती हैं, जिसमें क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, वो भोज्य पदार्थ और खाना बनाने का काम करती है। जैसे कि नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, या हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। अब गैसों के आदान प्रदान की बात करें अगर, तो गैसों का आदान प्रदान किससे भी होता है, पेड़ पौधे के तने से भी होता है, जड़ से होता है, और पत्तियों से तो पत्तियों में होता ही है, ठीक है। इन चीज़ों में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकताएँ होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर, अच्छा जब नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या करता है, इन छिद्रों को जो रंध्र होती है उनको ब्लॉक कर देता है। क्या होता है, ये जो छिद्र होता है ये बंद, जब मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होना है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होना है, तो ये क्या हो जाए, ये छिद्र बंद हो जाते हैं, ठीक है, और बंद कर लेता है। और द्वार कोशिकाओं से एक कार्य है, इन द्वार कोशिकाओं में जब अंदर चला जाता है तो वह फूल जाती है और अंदर से खुल जाते हैं। तो यहाँ द्वार कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये द्वार कोशिकाएं ये क्या करती हैं, बंद हो जाती है जब ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि इसमें ये जैसे स्टोमाटा को नीचे दिखाया गया है इसमें, तो जब हमको गैसों का आदान प्रदान नहीं करना है तो ये द्वार कोशिकाएँ क्या करेंगी, इनको बंद करने में मदद करेंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वार कोशिकाएँ कार्य क्या होता है। द्वार कोशिकाएँ का कार्य होता है कि स्टोमाटा या रंध्र को ओपनिंग और क्लोजिंग, और खुलना और बंद होने में मदद करता है, ठीक है। अगला टॉपिक, इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाती है। जब ये द्वार कोशिकाएं क्या होंगी, जब सिकुड़ जाएंगी तो क्या होने लगेंगी, ये छिद्र बंद हो जाती है, ठीक है। और जब फूलेंगी तो खुल जाती है, ठीक है। अब यह बात आती है तो हो गई स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्यों कहेंगे, अब इन चीज़ों को जो प्रकाश संश्लेषण फूड बनाया, खाना बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी की सहायता से क्या कर रहा है, फूड का सिंथेसिस कर रहा है और खुद से बना रहा है। ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी भी जीव के ऊपर डिपेंड नहीं रह रहा है। इज़ दैट क्लियर।
अब बात आती है यहाँ पर विषमपोषी पोषण। विषमपोषी कहते हैं कि वो जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है विषमपोषी पोषण को भी कई तरह से कैटेगराइज किया है। जैसा कि एक पोषण है प्राणी समपोषण। प्राणी पोषण कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव भोज्य पदार्थ को डायरेक्ट ही निगल लेता है। जैसा कि अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमीबा का शेप जो होता है कुछ भी इस तरह का शेप होता है। ये अगर कहीं पे देख लिया क्या यहाँ पर कोई एक भोज्य पदार्थ है, तो अमीबा क्या करेगा, ये अपना शेप ऐसे ही इसके भोज्य पदार्थों को अंदर कर लेगा और फिर ये अपना आकार इस तरह बदलेगा और भोज्य पदार्थ इसके अंदर चला गया। मतलब क्या हुआ, इस फूड को वो क्या किया, डायरेक्ट ही इंगल्फ करके डायरेक्ट ही निगल लिया। और उसके बाद क्या होगा, ये इस चीज़ को, जिस चीज़ का निर्माण किया उसी को हम लोग बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद का निर्माण किया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये कूटपाद के निर्माण करने के बाद ये क्या करेगा, अब भोज्य पदार्थ जो अपशिष्ट बच गया उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और बाकी ये अपना ऊर्जा ले लेगा। अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया। इसी तरह की प्रोसेस क्या करता है, मनुष्य करता है। मनुष्य क्या करता है, जैसे कि आलू या फिर रोटी सब्जी कुछ भी खाता है तो डायरेक्ट क्या करता है, चबाता है और मुंह में इंगल्फ कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो पहले ही खाना को बाहर एंजाइम डाल करके तोड़े उसके बाद डायरेक्ट ऊर्जा ले। तो क्या करता है, फूड खाता है और फूड खाने के बाद वो अपने शरीर में एंजाइम की सहायता से उसको तोड़ता है। तो ये क्या किया, ये भी एंजाइम की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास होता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या करता है, उसको तोड़ करके क्या करता है, अपना ऊर्जा लेता है। तो जो डायरेक्ट ले लेगा, डायरेक्ट इंगल्फ कर लेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। जैसा कि लिखा है, जो जीव भोज्य पदार्थ अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। क्या लिखा है, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। कहाँ पे हो रहा है, पाचन शरीर के अंदर हो रहा है। जैसा कि घास, फल, कीट इत्यादि क्या करता है, जैसे कीट को खा लेता है कई सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे जानवर हो, या फिर घास को भी खा लेता है, फल हम लोग खाते हैं। तो क्या है, ये क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण, डायरेक्ट लेना। अब है परजीवी पोषण। परजीवी किसको बोलते हैं, कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी दूसरे जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, हम बीमार पड़ गए तो जैसे फीता कृमि जो हमारे पेट में पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारे पेट में है, तो ये सारे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के ऊपर रह कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम निर्भर ही उसी, परजीवी पोषण क्या कर रहे हैं, उसी पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि एक आप नाम सुने, कस्कूटा का नाम सुना होगा, या अमरबेल उसको हम लोग कहते हैं। तो अमरबेल क्या होता है, किसी भी पौधे के ऊपर रह जाता है, किसी के ऊपर पौधे के ऊपर अगर फेंक देता है तो वो अपना जीवन उसी में ग्रोथ करने लगता है। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आकर के एंट्री कर जाता है और जब तक हमको मार नहीं देगा तब तक वो ताकत करता है, संघर्ष करता है कि हम उसके साथ रह करके अपना जीवन यापन करें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण, की दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जैसे कि लिखा है, वे जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं जैसे हम लोग किसी जानवर को भी खाना होता है तो हम लोग पहले उसको मारते हैं फिर खाते हैं, लेकिन क्या है कि जो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर और कोई जू है, ये सब क्या होता है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और जब तक मतलब धीरे धीरे हमारा क्या करते हैं, हमारा नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वहाँ से हमारा ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा हम लेते हैं हमारा ऊर्जा वो लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राणी या परजीवी पोषण, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उदाहरण है जू भी बालों में रहता है, बहुत मतलब हमेशा के लिए रहता है जब तक कि वो उसको लाइफ साइकिल चले उसका। ठीक है, दूसरा लीच जानते हैं हम लोग, बोलते हैं कि जो जिसको कहते हैं उसको लीच कहते हैं। तो लीच भी क्या, किसी को आदमी के ऊपर क्या अगर बदन में चिपक गया तो उसके ऊपर रह करके क्या कर सकता है, वो उसके ऊपर रह करके वो अपना खून ले सकता है। ठीक है, और फीता कृमि पेट में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, तो इतना ही स्टूडेंट्स, इतना ही रखें हम लोग तब तक के लिए विदा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग इतना तक याद रखें कि पोषण तक हम लोग पढ़े हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।